हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम वेक अप डेड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक चर्च से होती है, जहां का माहौल काफी अजीब था। गुड फ्राइडे की सर्विस चल रही थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर शांति के बजाय तनाव साफ देखा जा सकता था। इसका कारण था मॉन्सिग्नोर जेफसन विक्स, जिनका प्रवचन हर बार की तरह आज भी प्यार से ज्यादा गुस्से से भरा था। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वे लोगों को समझा नहीं रहे, बल्कि डराने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही ये प्रवचन समाप्त हुआ, विक्स किसी से नजरें मिलाए बिना वेदी के पास बनी एक छोटी अलमारी की ओर बढ़ गए। उनके हाथ में वही पुराना फ्लास्क था जिसे वे अक्सर अपने पास रखते थे। दूसरी ओर फादर जूड ड्यूप्लांट वेदी के पास रुककर प्रार्थना में लीन रहे, मानो वे माहौल की बेचैनी से खुद को दूर रखना चाहते हों। तभी अचानक अंदर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। उसी पल प्रार्थना टूट गई और जूड तेजी से उस आवाज की ओर बढ़े। अलमारी के अंदर जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था, वो किसी भी इंसान को झकझोर देने के लिए काफी था। मॉन्सिग्नोर विक्स जमीन पर गिरे हुए थे, उनकी सांसें थम चुकी थीं, और जब जूट उनकी ओर झुके, तो उनकी नजर सीधे विक्स की पीठ पर गई, जहां एक चाकू घोंपा गया था। उस चाकू पर बना डेविल हेड, शैतान का सिर, पूरे दृश्य को और भी डरावना बना रहा था। अब धीरे धीरे चर्च के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। ये देखकर कोई कुछ बोल नहीं पाया। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को जवाब ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। उनकी नजर सीधे जूट पर जाती है। विक्स के साथ उनके खराब संबंध, और ऊपर से वो डेविल हेड लैंप, जिसे जूट कुछ समय पहले एक बार से लाए थे, इन सब ने उन्हें एक पक्का संदिग्ध बना दिया। इसी बीच डिटेक्टिव बेनोइट ब्लैंक की एंट्री होती है। वो जूट से अकेले में बात करते हैं और उन्हें जांच में मदद करने के लिए कहते हैं। स्थिति जूट के खिलाफ होने के बावजूद वो राजी हो जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी सच जानना चाहते थे। जांच आगे बढ़ती है और ब्लैंक जूट से कहते हैं कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, उसे शुरू से यहाँ विस्तार से लिखो। और यहीं से ये कहानी अतीत की ओर मुड़ जाती है। एक फ्लैशबैक में जूट का असली जीवन सामने आने लगता है। एक समय जूट एक बॉक्सर थे, रिंग में उनकी ताकत ही उनकी पहचान थी। लेकिन एक मैच के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी की मौत हो गई। ये दुर्घटना जूट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अपराध बोध, गिल्ट ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी और धर्म की राह चुनी। उन्होंने पादरी बनने की ट्रेनिंग सिर्फ इस उम्मीद में ली कि वे अपने हिंसक अतीत से हमेशा के लिए दूर जा सकें। लेकिन गुस्सा उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन वही गुस्सा उन्हें एक पादरी डीकन की हत्या तक ले गया, जिसके बाद जूट को सजा के तौर पर एक छोटी, लगभग मृतप्राय धर्मपल्ली, आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फोर्ट में भेज दिया गया। वहां एक दिन जूट ने गौर किया कि मार्क कन्फेशन रूम से बाहर निकल रहा है और वो काफी घबराया हुआ है। उसकी चाल ढाल और चेहरा बता रहे थे कि अंदर कुछ गंभीर हुआ है। कुछ देर बाद मॉन्सिग्नोर विक्स भी बाहर आए। उनके चेहरे पर डर और गुस्से का एक अजीब मिश्रण था, मानो कोई बात उनके नियंत्रण से बाहर हो गई हो। यहीं से पवित्र सप्ताह की शुरुआत पाम संडे से होती है। इस दौरान जूट और विक्स एक दूसरे का कन्फेशन यानी पाप स्वीकारोक्ति सुनते हैं। विक्स अपनी पुरानी आदतों और अंधकारमय विचारों को स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर जूट भी सच बता देते हैं। वे बताते हैं कि वे विक्स के फ्लास्क के पीछे के जीवन के बारे में खुद जानने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर विक्स बुरी तरह भड़क जाते हैं। गुस्से में वे जूट को मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि दुनिया हम सबको खत्म करना चाहती है, इसलिए हमें खुद को बचाना होगा। ये पूरा दृश्य शायद साई ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया था, और ये रिकॉर्डिंग बाद में एक बड़ा सुराग बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद एक रात जूट मीटिंग रूम में जाते हैं, जहां विक्स अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे। माहौल पहले से ही बोझिल था और अचानक विक्स ने जूट की तरफ एक किताब फेंक कर मारी। बिना कुछ कहे जूट वहां से चले गए, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह टूट चुके थे। गुस्से और दुख में जूट सीधे एक बार पहुंचे। वहां उन्होंने जरूरत से ज्यादा पी ली और उसी हालत में उन्हें एक डेविल हेड लैंप का टॉप मिल गया। बिना सोचे उन्होंने उसे उठा लिया। लौटते समय उन्होंने वो लैंप टॉप चर्च की ओर फेंक कर मारा। उस समय सैमसन ने आवाज सुनी और बाहर से पूछा कि वहां कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और अंधेरे में सब शांत हो गया। फिर गुड फ्राइडे का दिन आता है। प्रवचन के बाद विक्स अपने चेंबर में चले जाते हैं।
उधर जूट वेदी के सामने प्रार्थना कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें गिरने की आवाज सुनाई दी। उनका दिल दहल गया और वे तुरंत चेंबर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विक्स जमीन पर पड़े हैं। कुछ ही पलों में चर्च के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। विक्स की पीठ पर खून फैला था। डॉक्टर नेड ने तुरंत कहा कि कोई कुछ नहीं छुएगा। जब सब लोग बाहर चले गए तब डॉक्टर नेड ने साफ देखा कि विक्स की पीठ में डेविल हेड वाला चाकू घुसा हुआ है। ये देखते ही मार्क सदमे में चिल्ला उठा और सब कुछ और भी अस्त व्यस्त हो गया। इसी बीच जूट बाहर पुलिस के पास पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें वो डेटा दिखाया जो साई ने रिकॉर्ड किया था, विक्स और जूट की हिंसक लड़ाई का फुटेज। ठीक उसी समय डिटेक्टिव बेनॉइड ब्लैंक मौके पर आए और जांच आधिकारिक रूप से शुरू हुई। शव का मुआयना किया गया, लेकिन जैसे ही शव को पलटा गया, जूट बुरी तरह विचलित हो गए और बाहर निकल गए। ब्लैंक और स्थानीय चीफ उनके पास आए और साफ कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी वापस चाहते हो तो तुम्हें इस जांच में हमारी पूरी मदद करनी होगी, और मजबूर होकर जूट को मानना पड़ा। अब जैसा कि हमने पहले देखा था, ब्लैंक और जूट उस बार में जाते हैं जहां से जूट ने डेविल हेड लैम्प टॉप उठाया था। वहां पता चलता है कि मर्डर वेपन वाले डेविल हेड को लाल रंग से पेंट किया गया था। वहां के बारटेंडर ने यह भी बताया कि एक और लैम्प टॉप गायब है। फिर दोनों ने विक्स का चेंबर चेक किया। उन्होंने इस संभावना की जांच की कि क्या कोई गुप्त रास्ता या टूटी हुई दीवार है, लेकिन जांच में सब साफ हो गया कि अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सामने का दरवाजा। यहीं से एक नई थियरी निकली कि ये खून शायद रिमोट कंट्रोल स्टैबिंग के जरिए किया गया है। इसी बीच मार्क प्रार्थना क्षेत्र के सामने जमीन पर गिरकर रोने लगा। वो चिल्लाकर कहने लगा कि पुलिस को यहां से बाहर निकालो। फिर उसने जूट पर सीधा आरोप लगाया और उन्हें कातिल कहा। गुस्से में जूट ने अपना हाथ झटक दिया और वहां से चले गए। इसके बाद जूट सैमसन के क्वार्टर में पहुंचे और बॉक्सिंग बैग पर घूंसे मारने लगे, मानो वे अपना गुस्सा निकाल रहे हों। तभी उनकी नज़र टीवी पर गई। सैमसन रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम देख रहा था। उसने सहजता से कहा कि अगर वो कोई शो लाइव नहीं देख पाता है तो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। यहीं से पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। मर्डर वाले दिन की रिकॉर्डिंग चेक की गई और ठीक उसी समय एक ग्लिच मिला जब विक्स की मौत हुई थी। पुलिस का मानना था कि ये ग्लिच किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस की वजह से आया है, और खास बात ये थी कि ये ग्लिच विक्स के गिरने के बाद ही शुरू हुआ था। अब ब्लैंक का शक धीरे धीरे जूट की ओर बढ़ने लगा। कारण ये था कि जूट ने कहा था कि जब वे बाहर लोगों के पास पहुंचे तब पुलिस आ रही थी। ब्लैंक ने उनसे पूछा कि उन्हें इतनी देर क्यों हुई। जूट ने आखिरकार सच बता दिया। उन्होंने कहा कि वे मॉन्सिग्नोर विक्स की इज्जत बचाने के लिए उनका फ्लास्क छिपा रहे थे। ब्लैंक ने फ्लास्क के बारे में पूछा, लेकिन जूट उसे ढूंढ नहीं पाए। फिर वो दिन आता है जब विक्स का शव चेंबर में रखा जाता है। ये चेंबर बाहर से एक मशीन के जरिए खुलता है, लेकिन अंदर से हल्के धक्के से भी खुल सकता है। विक्स के अनुयायी चुपचाप उनके ताबूत को देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद मार्क आता है और एक पल के लिए प्रार्थना की मोहलत मांगता है। सब लोग बाहर चले जाते हैं। अकेला मार्क ताबूत के सामने रो रहा था। तभी एक आदमी वहां आता है और चेंबर खोलने वाली मशीन का ऑर्डर लेटर देता है। कुछ देर बाद अनुयायी मीटिंग रूम में जमा होते हैं। ब्लैंक और जूट अंदर जाते हैं। जूट सबको बताते हैं कि उन्हें कुछ सवाल करने हैं और सबको सहयोग करना होगा। ब्लैंक सीधे पाम संडे की रात की बात पर आते हैं और पूछते हैं कि उस दिन विक्स के साथ किसकी क्या बात हुई थी। इस सवाल के जवाब में साई आगे आता है और अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इसी बीच अचानक वेरा ड्रेवन आगे आती है और एक ऐसा सच बताती है जिससे पूरा कमरा स्तब्ध रह जाता है। वो बताती है कि मॉन्सिग्नोर जेफसन विक्स ही साई के असली पिता थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, विक्स ने ही साई को वेरा के पिता के हवाले कर दिया था ताकि ये राज कभी सामने ना आए। वेरा साफ कहती है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी टूटा या बिखरा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ विक्स जिम्मेदार हैं। इस बात से विक्स ने कभी इनकार नहीं किया था। उस रात जब ये सच सामने आता है, विक्स पूरी टीम के सामने एक अजीब रूप दिखाने लगते हैं। वे एक एक करके सबकी कमजोरियां, उनके पाप और उनकी बुराइयां सुनाने लगते हैं, मानो सबको अपने नियंत्रण में लेना चाहते हों। तभी साई कहता है कि जब उसे अपनी असली पहचान पता चली, तब वो सीधे विक्स से मिलने गया था, जहां विक्स ने उसे अपने बेटे की तरह गले लगाया और उसे उसके दादा अपेंटिस विक्स के भाग्य या संपत्ति फॉर्चून के बारे में बताया।
विक्स का कहना था कि उन्हें आखिरकार वो खजाना मिल गया है। साई ने ये सुनकर कहा कि ये अनुयायी तो एक बोझ हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। तब विक्स ने उसे ईव्स एप्पल के बारे में बताया, जिसे साई ने कोई गुप्त अकाउंट या किसी क्रिस्टल जैसी कीमती चीज समझ लिया, लेकिन असली सच उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। साई के चले जाने के बाद जूट और ब्लैंक मिलकर उस स्मारक को तोड़कर चेक करते हैं, जहां उन्हें कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक जूट के हाथ एक ऑर्डर लेटर लगता है, जो चेंबर खोलने वाली मशीन से जुड़ा था। जूट गौर से देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये ऑर्डर मर्डर से पहले दिया गया था। जब कंपनी को कॉल किया गया, तब एक और बड़ा खुलासा हुआ। ये ऑर्डर खुद मॉन्सिग्नोर विक्स ने दिया था। उधर स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। स्थानीय चीफ जूट को गिरफ्तार करने पहुंच जाता है। ब्लैंक उनसे थोड़ा समय मांगते हैं, लेकिन चीफ मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए सारे सबूत जूट के खिलाफ थे, और वही सबसे बड़ा संदिग्ध लग रहा था। बारिश में भीगा हुआ जूट वहां से निकल जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र चेंबर की ओर जाती है, जहां वो देखता है कि कोई बाहर निकल रहा है, और कुछ ही सेकंड में दो लोगों को जंगल की ओर जाते देखा जाता है। जूट उनका पीछा करते हैं, लेकिन तभी कोई उन पर गोली चला देता है और वे वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब जूट को होश आता है तो उनके पास ही सैमसन की लाश पड़ी थी। उसके सीने में चाकू घोंपा गया था। इसी बीच पुलिस और ब्लैंक जूट को ढूंढते हुए चेंबर तक पहुंच जाते हैं। चेंबर टूटा हुआ था और अंदर सैमसन की बॉडी थी। मार्क भी वहां पहुंच जाता है और सैमसन को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसका रिएक्शन देखकर माहौल और भी भारी हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस को सैमसन के घर से एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है। उस फुटेज में एक आदमी दिखाई देता है जो हूबहू विक्स जैसा लग रहा था। वो चेंबर से बाहर निकलता है और जंगल की ओर चला जाता है। उस रिकॉर्डिंग में चेंबर से बाहर निकलते हुए जूट को भी देखा जाता है। अब इसी बीच जूट खुद पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे थे ताकि वो सरेंडर कर सकें, लेकिन स्टेशन के बाहर ब्लैंक उन्हें देख लेते हैं और उन्हें वहीं रोक देते हैं। जूट बार बार कहते हैं कि उन्होंने ही सैमसन को मारा है और वे सब कुछ कबूल करना चाहते हैं। ब्लैंक उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि पहले एक आखिरी जगह चलते हैं, और वो जगह थी डॉक्टर नेड का घर। दोनों वहां पहुंचते हैं तो वो घर पूरी तरह तहस नहस था। वे नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहां एक टब में एसिड भरा हुआ था। उस टब के पास ही विक्स की बॉडी पड़ी थी। जब एसिड निकाला गया तो अंदर से एक और कंकाल मिला, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विक्स ने उस कंकाल की गर्दन पकड़ रखी थी। कंकाल की उंगली में अंगूठी देखकर सच सामने आ गया, वो डॉक्टर नेड ही था। ब्लैंक ने नेड का बैग चेक किया और उसमें पेंटोबार्बिटल की बोतल मिली, जो मरीजों को बेहोश करने के काम आती है। ब्लैंक तुरंत पुलिस को कॉल करके 2 बॉडीज की सूचना देते हैं, जिसके बाद जूट चर्च वापस जाते हैं और वेदी के सामने खड़े होकर कन्फेशन देने लगते हैं। उसी समय पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंचती है, लेकिन तभी ब्लैंक ऊंची आवाज में सबको रोकते हैं और कहते हैं कि सब लोग सुने, और फिर वे पूरा सच सबके सामने रखने लगते हैं। ब्लैंक बताते हैं कि प्रवचन के बाद विक्स चेंबर में गए और अपने फ्लास्क से पिया, लेकिन उस फ्लास्क में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैंकुलाइजर मिलाया गया था। इसीलिए कुछ ही मिनटों में विक्स बेहोश होकर गिर पड़े। डेविल हेड लैंप को लाल रंग में पेंट किया गया था ताकि वो गुड फ्राइडे के कपड़ों के साथ मैच करे। चाकू को वेस्टमेड में छिपाया गया था। जैसे ही विक्स गिरे, डॉक्टर नेड ने रिमोट दबा दिया और ब्लेड विक्स के शरीर में घुस गया और खून बहने लगा। उस समय जूट अंदर आए। उन्होंने खून देखा, फ्लास्क देखा और वे घबरा गए। बाहर निकलते समय उन्होंने फ्लास्क को दरवाजे के पीछे छिपा दिया। जिसके बाद डॉक्टर नेड अंदर आया, डेविल हेड दिखाया और रिमोट कंट्रोल चाकू को विक्स के शरीर से निकाल दिया। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने दूसरे ब्लेड से फिर से वार किया, लेकिन उसे फ्लास्क नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आया, अगर डॉक्टर नेड ने विक्स को मारा तो डॉक्टर नेड को किसने मारा? सब कुछ समझ जाने के बावजूद ब्लैंक सबके सामने कह देते हैं कि ये केस वे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उधर जूट पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। इस अपराध बोध और दबाव में मार्क खुद ब्लैंक के सामने आने का फैसला करता है। ब्लैंक उससे शांति से कहते हैं कि मार्क, जो सच है वो अपनी भाषा में बताओ, और यहीं से मार्क धीरे धीरे उस कहानी का दरवाज़ा खोलता है जिसे उसने बरसों से अपने अंदर दबा रखा था।
मार्क धीरे धीरे बताना शुरू करता है और यहीं से कहानी एक पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। वो बताता है कि एपेंटिस विक्स के दादाजी ने एक समय एप्पल ऑफ ईव नाम का एक बहुत ही कीमती हीरा खरीदा था। ये कोई साधारण हीरा नहीं था, बल्कि ऐसा पत्थर था जिसे वे गलत लोगों की नज़रों से बचाकर रखना चाहते थे। इस कारण उन्होंने उस समय छोटे मार्क को सब कुछ बता दिया और फिर खुद ही वो हीरा निगल लिया। कुछ ही पलों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये हीरा उनके साथ ही कब्र में दफन रहे। मार्क ने भी उस समय कसम खाई थी कि वो ये राज कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन समय के साथ एक और नाम सामने आया, ग्रेस का। एपेंटिस विक्स की बेटी और शायद फादर विक्स की मां। किसी तरह ग्रेस को इस हीरे के सच का पता चल गया और उस रात जब चर्च में तोड़फोड़ हुई थी, उसका असली उद्देश्य तोड़फोड़ नहीं बल्कि उस हीरे को ढूंढना था। मार्क जब उसके सामने आया तो गुस्से में उसने उसे बुरा भला कहा और साफ कह दिया कि उसे वो हीरा कभी नहीं मिलेगा। इसी गुस्से में ग्रेस ने मार्क पर हमला कर दिया। अब ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे चलकर इसने और भी बड़ा रूप ले लिया। फिर कहानी वर्तमान समय में लौट आती है। फादर विक्स की मौत से ठीक पहले जूड ने मार्क से कहा था कि अब उसे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेने चाहिए। इसी दबाव में मार्क ने आखिरकार हीरे का सच उगल दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि ये कन्फेशन गलती से फादर जेफरसन विक्स के सामने हो गया। अब जैसे ही जेफरसन को हीरे का सुराग मिला, वे उसे पाने के लिए एपेंटिस की कब्र खोदने की योजना बनाने लगे। इस बात ने मार्क को अंदर से डरा दिया। इसी डर में उसने डॉक्टर नेड के साथ मिलकर फादर विक्स को मारने का प्लान बनाया। उनका प्लान बहुत ही अजीब और डरावना था। उन्होंने फादर विक्स के ताबूत के अंदर सैमसन को छिपा दिया था। आइडिया ये था कि रात होते ही सैमसन ताबूत से बाहर निकलेगा और जंगल की ओर भाग जाएगा, ताकि सबको लगे कि फादर विक्स मरने के बाद फिर से जीवित हो गए हैं। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन उस रात अचानक झूठ वहां आ गए और स्थिति बिगड़ गई। इसी बीच हीरे के लालच में डॉक्टर नेड ने सैमसन को मार डाला। यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। नेड अब मार्क को भी मारना चाहता था। उसने उसकी कॉफी में जहर मिला दिया था, लेकिन मार्क ने पहले ही खतरा भांप लिया था। इसलिए बड़ी चालाकी से उसने नेड का कप बदल दिया और वो जहर पीकर डॉक्टर नेड खुद मर गया। नेड की मौत के बाद मार्क ने आखिरकार एक चाल चली। उसने फादर विक्स का हाथ नेड की गर्दन पर रख दिया, ताकि सबको यही लगे कि फादर विक्स मरने के बाद जीवित हुए हैं और उन्होंने अपने कातिल से बदला लिया है। जिसके बाद मार्क ने यह पूरा सच जूड के सामने स्वीकार कर लिया। उसने खुद भी जहर पी लिया था। उसके आखिरी पलों में जूड ने उससे कहा कि वो सबको माफ कर दे, ग्रेस को भी। जिसके बाद मार्क ने सिर झुकाकर सबको माफ कर दिया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। उसी समय उसकी मुट्ठी खुल गई और वो बेशकीमती हीरा नीचे गिर गया। फादर जूट ने चुपचाप वो हीरा उठा लिया। इसके बाद वो हीरा फिर कभी किसी को नहीं मिला। इसी के साथ ये रहस्यमयी कहानी अपने सबसे शांत अंत तक पहुंच गई और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।